हेलो फ्रेंड, मोस्ट 20 जी के क्यूज के फॉर्म में लेकर आया। सबसे पहले स्टडी वंस में आपका स्वागत है। तो इसमें साथ में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और देखिए कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ऐसे मत भाग जाइए कि नए चैनल है तो कुछ से कुछ दे देंगे, आपको संतुष्ट करके ही जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन की लेवल ठीक ठाक है और हमें जानकारी अच्छी मिली। तो चलिए करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? तो ये होते हैं क्लोनिंग, एक विधि है। जनन की एक प्रक्रिया है जो अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अलैंगिक विधि से होता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रजनन दो टाइप के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो प्रजनन दो तरह से हो सकते हैं। तो इसमें कहा उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो वो होता है अलैंगिक विधि यानी क्लोनिंग विधि। एक प्रक्रिया है जनन की जिसके द्वारा समान व्यक्ति उत्पादित यानी समान जो भी है जीव है वो समान रूप से उत्पादित होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है यानी स्वर्ण का सांकेतिक फॉर्म क्या है यानी शॉर्ट नेम क्या है? सोना का शॉर्ट नेम क्या है? तो इसका सोना का शॉर्ट नेम होता है AU। ये होता है सोना का सांकेतिक रूप। ये एल्युमिनियम का है, एल्यूमिनियम का और ये आपका चांदी का हो जाएगा। ये G4 तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना का जो आणविक सूत्र होता है वह AU होता है। और एक्स्ट्रा ये दोनों याद रखिएगा, इसका ये होता है। और सोना, चलिए, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है सोना, इस बात को भी याद रखिएगा। और चांदी जो हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला धातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना है तो यहाँ पर क्या बढ़ानी चाहिए? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या गरीबी विरोधी कार्यक्रम या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये जो है कम ब्याज पर लोन देता है, कम ब्याज पर लोन देने की इसका स्कीम है। कम ब्याज पर लोन देने की स्कीम है तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार या व्यापार कर सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये तो जानते होंगे आप लोग कि ये LPG से संबंधित है। गरीबी विरोधी कार्यक्रम, इसके बारे में आइडिया नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लग रहा आइडिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़क बनवाने से संबंधित है या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तक जिसको ग्राम या शहरों से जोड़ा जा सके, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इसको तो जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी, बापू या बापू जी इस तरह से इसे पुकारा जाता था। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू या सिर्फ चाचा भी कहा जाता था। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था पता नहीं। चलिए देखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या कहा जाता था उसको, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का प्रमुख डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इसमें दो ऑप्शन एक ही हो गया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है। केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है यानी उसका काम नहीं है? प्रत्येक चुनाव कराना ये तो होनी चाहिए, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना ये भी चुनाव आयोग का ही जिम्मेवारी होनी चाहिए। चुनाव का निरीक्षण करना
ये भी चुनाव आयोग का कर्तव्य होना चाहिए। स्थानीय चुनाव ना कराना, ये गलत बात है, ये भी इसी का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं ना कराना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्थानीय चुनाव ना कराना। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई किया जाता है। यानी रबी की फसल जैसे कि मान लीजिए चना, गेहूँ, चना गेहूँ मटर, चना गेहूँ मटर और भी बाजरा, ये सब जो है रबी की फसल है, याद रखिएगा। जैसे कि एक फसल और भी आता है जायद। फसल मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं, आपका रबी हो गया, फिर जायद हो गया, रबी जायद और खरीफ। रबी जायद और खरीफ, ये 3 टाइप के फसल होते हैं। रबी फसल में ये सब होता है। इसमें आलू भी आ जाएगा आपका, आलू भी रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है। आलू हो गया आपका, सरसों हो गया। मैंने इसका एक ट्रिक सुना था जिससे मुझे याद आ रहा है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, आलू लाया। ना से चना, ई से राई, राई जो सरसों बोलते, हुटर, हु से गेहूँ, टर से मटर, ब से बाजरा, तो को छोड़ दीजिए, जो से जौ, यहाँ पे जौ भी आ जाएगा, जौ, स से सरसों, आ से आलू। ये इसकी ट्रिक है, तो इसको याद रख सकते हैं। ये ट्रिक हम कहीं सुने थे और हमें याद रह गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं जायद की फसल कब बोई जाती है। कहीं कहीं लिखा रहेगा अप्रैल, मार्च अप्रैल, या कहीं कहीं फरवरी मार्च रहता है, फरवरी मार्च जायद की फसल के लिए। ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा मार्च से अप्रैल तक में जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल जो बोई जाएगी या तो फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में बोई जाएगी। हमने 2-3 जगह देखा है, कहीं कहीं फरवरी मार्च होता है, कहीं कहीं मार्च अप्रैल होता है। तो आप लोग ध्यान में एक बार रखिएगा कि ये भी होता है। तो आपका जायद फसल में जो आ जाएगा आपका उड़द, उड़द हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग, सूरजमुखी, ये सारे के सारे आपके जायद फसल में आ जाएगा। रहा खरीफ फसल की जो बुआई होती है, इधर ही लिख देते हैं, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। आपका खरीफ फसल के अंतर्गत जो आ जाएगा धान हो गया, मक्का हो गया, और आपका मूंगफली हो गया। एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा इस सबको, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, तो ये हो गया। तो खरीफ फसल यहाँ हो गया, आपका जायद फसल हो गया, और ये जो आपका गया रबी फसल, ये हो गया आपका रबी फसल। तो इन तीनों को एक जगह नोट करके कहीं 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10, डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक है। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। तो इसके सभी ऑप्शन को चलिए डिस्कस कर देते हैं। रविशंकर आपका हो जाएगा सितार वादक, फेमस सितार वादक थे, सितार वादक। आपका हरिप्रसाद चौरसिया जो हो जाएगा ये बांसुरी वादक हो जाएगा, बांसुरी वादक। लतीफ़ खान जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सारंगी वादक, सारंगी वादक, सारंगी बजाते थे मोहम्मद लतीफ़ खान। और कई को बहुत ज़्यादा फेमस आता है जाकिर हुसैन, सुने होंगे नाम, जाकिर हुसैन, ये आपका जो हो जाता है तबला वादक। और ये इस बार का ग्रुप डी का फेमस क्वेश्चन था, ग्रुप डी एनटीपीसी यानी आरआरबी का फेमस क्वेश्चन था। तो देखिएगा आप लोग, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ये जो ऑप्शन है 1857, ये आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह, जिसको भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? वो थी दीपा
कर्मकाल ज्योति पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी, स्वर्ण पदक जीतने वाली। यहाँ पर है, चलिए इन सबको समझ लेते हैं। साक्षी मलिक, ये सब किससे संबंधित हैं? ये साक्षी मलिक शायद याद हम सब भूल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये हो जाएगा सीमा पुनिया, ये हो जाएगा डिस्कस थ्रो, डिस्कस अभी याद था कुछ देर पहले, दिमाग से निकल रहा है साक्षी मलिक का। ये हो जाएगा डिस्कस थ्रोअर से संबंधित। हिमा दास एथलीट थे, एथलेटिक्स लिख लीजिएगा, एथलेटिक्स से संबंधित था, थोड़ा लिखने में हो जाता है हिचकिचाहट, चलिए लिखते हैं। मिटाने का रबर, एथलेटिक्स, हाँ एथलेटिक्स होना चाहिए, एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स से था। इसे ढींग एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके सामने ला सकूं। और आप लोग देखिएगा मैथ का कुछ अच्छा क्वेश्चन जो लगभग टेक्स्ट बुक जानते होंगे आप लोग, टेक्स्ट बुक पर हमने लगभग 200 से 250 सेट मार चुके हैं। ग्रुप डी NTPC, बिहार पुलिस, इन सब का सेट हम मार चुके हैं, और इनमें से 2 एग्जाम हम क्वालिफाई भी कर चुके हैं। बिहार पुलिस, इन सब का हम सेट प्राय मारते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टेस्ट मारते रहना चाहिए, इसलिए मारते हैं। और उससे जो मैथ्स के क्वेश्चन और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कम परसेंटेज लोगों ने मारा रहता है, उस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने आप लोगों के प्रत्यक्ष ला सकूं, और लाते भी हैं कि क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग देखिएगा जाकर। तो आगे देखिए, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, यानी पौधों में जल को पहुंचाने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती है? ये आपका हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है, इसे याद रखिएगा, जो से जाइलम, और जल का परिवहन का काम कौन करेगा? जाइलम। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका क्लोरोप्लास्ट निभाता है। सिराएं, अगर ये सिराएं किसी जंतु वाला है तो ये तो ब्लड का परिवहन करेगा, और सिराएं जो होती है, ये सिराएं जो होती है, ये पौधों की पत्तियों को आप देखेंगे। अगर ये मान लीजिए ये पत्तियां हैं, मान लीजिए पत्तियां, तो ये जो आपको 4 दिख रहे हैं, यही इसके सिराएं होते हैं। तो किसी में समांतर होती है, किसी में जालीदार होती है। तो सिराएं पौधों, ये पत्तियों की सिराएं वाले बात करते होंगे, तो हमको लगता है यही है, ये पत्तियों में सिराएं होती है, जो देखते हैं आप लोग शायद 9th या 10th के बुक में आयोडीन के घोल से जो बताया था किसमें स्टार्च पाया जाता है, किसमें नहीं। तो इसी सिराएं, जिसमें आयोडीन होगा वो हरी हो जाएगी, जिसमें नहीं होगा वो उसी तरह रह जाएंगे। तो ये उसी से कुछ आइडिया आ रहा है, हालांकि देखने के बाद पूरा समझ आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम कोई एक अच्छा खासा क्या कहते हैं, बहुत बड़े टीचर तो नहीं है, लेकिन इतना है कि इतना सेट मारने के बाद, इतना एग्जाम निकालने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर उस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सत्तारूढ़ दल ये जनता के प्रति उत्तरदायी, लोगों का कहने का मतलब यहाँ पर है जनता के प्रति उत्तरदायी। या न्यायपालिका का मतलब, न्यायपालिका का क्या काम होता है कि कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, या न्यायपालिका या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। जो हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों का रक्षा करना, ये न्यायपालिका का काम होते हैं। विपक्ष तो जानते ही हैं, जो पक्ष के विरुद्ध बात करे वो विपक्ष है। जैसे कि अभी मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों में एक दूसरे के विपक्ष हैं। अभी पक्ष में मोदी जी हैं, विपक्ष में राहुल गांधी जी, यानी कुछ विपक्ष का भी काम होता है। और जैसे कि किसी भी लोकतंत्र में 3 चीज़ होते हैं, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं और एक तटस्थ होते हैं। इनकी बात उतनी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जितना इसका सुना जाएगा और जितना इसका सुना जाएगा और इसका सुना जाएगा, उतना इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये 3 तरह के पक्ष होते हैं इसमें। तो देखिएगा आप लोग आगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ये हो जाएगी शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला हो जाएगी, वो हो जाएगी शिवालिक। ये शिवालिक जो है टच करता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो टच करता है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों को ये टच करता है। फिर पंजाल एक दर्रा होती है,
फिर पंजाल दर्रा, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख, इसमें कौन क्या बोला था, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मूत्र वाहिनी तो है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग भी है, ब्रोंकाई नहीं। ब्रोंकाई जो है ये फेफड़ा का भाग है, ये किसका है, फेफड़ा का। जैसे देखिए यहाँ पे फेफड़ा का स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये ऊपर होता है लैरिंक्स, उसके नीचे थोड़ा सा फायरिंग्स। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है, साउंड बॉक्स याद रखिएगा, जिससे आवाज़ हमारी बनती है। ट्रेकिया, फिर आपका हो गया ब्रोंकस। ये वाला जो दो हिस्सों में जो देख रहे हैं, एक इधर हिस्सा गया है और एक इधर हिस्सा, ये ब्रोंकस है, ये आपका हो जाएगा ब्रोंकस। फिर ये जो अंदर में जा रहा है और ये जो बहुत सारे ब्रांच में बढ़ गए हैं, बहुत सारे ब्रांच में, ये ब्रोंक्यूल है, ये आपका ब्रोंक्यूल हो जाएंगे। और ये ऊपर की जो ये लेयरिंग देख रहे हैं, ये आपका प्लेयूरा है, यानी ऊपर की कवर को प्लेयूरा कहते हैं। और ये गुच्छा टाइप का अंदर में जो देख रहे हैं, ये गुच्छा टाइप का, ये गुच्छा टाइप का, ये एल्वियोली है, ये एल्वियोली है। तो ये ब्रोंकस जो है, इसी को ब्रोंकाई यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये हिस्सा जो है इसका है फेफड़ा का है, तो ये आपका मूत्र प्रणाली में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इससे इस बार आरआरबी में भर भर के क्वेश्चन पूछा है। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा था। नेक्स्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि दोस्त मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं भी एग्जाम देता हूँ, लेकिन कुछ कारण बस रह गया और आगे देखा जाएगा। हालांकि अभी मेरे पास बहुत सारे समय है, कोई उम्र नहीं हुई है कि मैं जॉब कर ही लूँ, और उतनी भी ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए देखिए, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है, वो कौन है, AR रहमान। भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है, वो AR रहमान है। सोनू निगम और RD बर्मन ये सब नहीं जीते हैं, ये सब भी जीते हैं लेकिन अकादमी पुरस्कार नहीं जीते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। डिजिटल लेन देन मतलब कि मोबाइल से लेन देन हो सके या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन हो सके। पेटीएम तो आपका है, क्रेडिट कार्ड लेन देन भी होगा, ATM लेन देन भी होगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ही है, लेकिन नगद लेन देन में डिजिटल का कोई काम नहीं है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये पेन चुप कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप हमें बताइएगा कि हमें हमारा तरीका आपको कैसा लगता है, क्या और इसमें सुधार करनी चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हाँ कुछ और भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और क्वेश्चन बेहतरीन सब लाएंगे, देखिए आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है, पूछने की बहुत ज़्यादा चांस हो सकती है। सौर मंडल की खोज किसने की, तो ये सौरमंडल की खोज जो किया है वो कोपरनिकस ने किया है, तो याद रखिएगा। न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक वास्को डी गामा, इसके बारे में भी कुछ समझ लीजिए। 1498 ईस्वी में भारत आया था और भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली भी बन चुका था। ठीक, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा आंसर कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, सबसे बाद गया कौन था भारत से, इस बात को आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले हमने इस बात को बताया है, इसके पहले वीडियो में देखिएगा, टाइम मिले तो। अभी तक मैं लगभग इस तरह के हम 7 से 8 वीडियो किए हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे, तो हो सके तो देखिएगा टाइम निकाल के। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। और आपका ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था, रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और भीमराव अम्बेडकर को तो आप जानते ही हैं, अरविंद घोष के बारे में अपनी कुछ जानकारी नहीं, लेकिन इसके भी कुछ फेमस सब किताबें हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।